करें। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई है। ये बैठक लगभग कोई 8 घंटे के करीब चली है और इसमें कोई 68 के करीब जो है एजेंडास थे और विस्तृत रूप से हर इशू पे बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई है। सबसे पहले तो आज कैबिनेट में जो प्रेजेंटेशन फाइनेंस सेक्रेटरी ने दिया था उसके बारे में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें बंद होगी, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और फैसले लिए गए हैं। सबसे पहला फैसला तो कैबिनेट ने ये लिया है कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे चुनाव घोषणा पत्र में हमने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों को ओपीएस देंगे और पहली मंत्रिमंडल की मीटिंग में हमने उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। आज कैबिनेट ने फैसला किया कि ओपीएस को बहाल एज इट इज़ रखा जाएगा। उसको जो है जैसे कि सेक्रेटरी फाइनेंस का प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है और ओपीएस हिमाचल प्रदेश में कंटिन्यू करेगी। दूसरा फैसला जो है वो कैबिनेट जो किया है रिक्रूटमेंट के बारे में किया है कि हिमाचल प्रदेश में जो है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो अधिकांश नौजवान हैं वो ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी में उनको जो नौकरी मिले, तो ये नौकरियों पे बैन वाली बात है वो हिमाचल प्रदेश में नौकरियों पे बैन नहीं होगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो हिमाचल प्रदेश में हर डिपार्टमेंट में जारी रहेगा। बहुत सारी पोस्टें कैबिनेट ने क्रिएट की है, उनका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आज फिर कैबिनेट में जो है 1066 पोस्टें कैबिनेट ने आज स्वीकृत की है, अलग अलग डिपार्टमेंटों में की है, जिसकी विवरण जो है मैं आपको डिपार्टमेंट वाइज दूंगा और ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस हिमाचल प्रदेश में चलता रहेगा। तीसरा फैसला हमने किया है क्योंकि हमारी आरडीजी बंद की है और आरडीजी से हिमाचल प्रदेश के विकास को और हिमाचल प्रदेश को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। ये हिमाचल प्रदेश के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है क्योंकि जब हिमाचल प्रदेश बना था तो हिमाचल प्रदेश और जो पहाड़ी राज्य रहे हैं चाहे नॉर्थ ईस्ट के हैं वो इकोनॉमिकली वायबल स्टेट्स नहीं है, वो आर्थिक रूप से अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते हैं। इसीलिए जो पहला फाइनेंस कमीशन 1952 में बना था उसमें आरडीजी हमको मिलती थी और इस आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि हम अपने रिसोर्सेज जो जनरेट करेंगे, वैसे भी पिछले 3 सालों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है लगभग 3,500 करोड़ रुपए के जो रेवेन्यू जनरेट किया है अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में 3,500 करोड़ जो है एडिशनल रेवेन्यू को जनरेट किया गया है। और ये बात भी ठीक है कि आज बीजेपी के लोग, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, चाहे जयराम जी है, चाहे इनके बीजेपी रेजिडेंट्स हैं या सभी लोग हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत सारी बातें जो है वो कह रहे हैं और ये हम पे प्रेजेंट गवर्नमेंट पे इसका जो है इस फेलियर को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि अगर हम 2017 से 2022 तक जो आरडीजी है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, चाहे वो 14th फाइनेंस कमीशन का था 17 से 20 तक और 20 से 22 तक 15th फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड था वो लगभग 54,500 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को अपने 5 साल के कार्यकाल में मिला। और जो रेवेन्यू जो हमारे को जो जीएसटी लगा, इन लिeu ऑफ जीएसटी जो शॉर्टफॉल होना था, जो प्रेडिक्शन थी कि जो रिकवरी जो ये जीएसटी से रेवेन्यू इंक्रीज होगा, इट वाज एक्सपेक्टेड 14%। हिमाचल प्रदेश में 14% नहीं हुआ। इसके एवज में केंद्र सरकार ने हर स्टेट को जो शॉर्टफॉल था उसको कंपनसेट किया और इस सारे में 2017 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी को लगभग 17,500 करोड़ रुपया जो है वो जीएसटी कंपनसेशन के रूप में केंद्र सरकार से मिला। जो अपना रेवेन्यू है वो अलग है,
मैं वो रेवेन्यू की बात कर रहा हूं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जयराम जी और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया, जिसमें से आप ये लगा सकते हैं अगर हम इन टोटल दोनों हेड्स को जोड़े तो 71,000 करोड़ रुपया जो है वो आरडीजी और जीएसटी कंपनसेशन के रूप में केंद्र सरकार से मिला। इसके अलावा स्टेट रेवेन्यू और जो आपदा राहत और अदर हेड्स है वो अलग है। अगर हम इसका कंपैरिजन हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट से करें तो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट को, क्योंकि जो जीएसटी कंपनसेशन है जुलाई 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद कर दिया, 23, 24, 25 में जीएसटी कंपनसेशन स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिला। इसके अलावा हमको जो आरडीजी मिली वो हमें 8,000 करोड़ 23 में मिली, 6200 करोड़ 24 में मिली और 25 में हमको 3200 करोड़ रुपए मिली। ये सारे का सारा अगर आंकड़ा जोड़ दिया जाए तो सारे का आंकड़ा जो है ये सिर्फ 17,000 करोड़ बनता है। भारतीय जनता पार्टी को 71,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 5 साल में मिला और हमको 3 साल में कितना मिला? 17,000 करोड़ रुपया सिर्फ। और इट इज 1/3 ऑफ व्हाट भारतीय जनता पार्टी गॉट इन 5 ईयर्स। उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की जो विकास की गति है वो हिमाचल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने रुकने नहीं दी है। बेशक हमारा जो फाइनेंशियल क्राइसिस रही है, वित्तीय हमारे को संकट रहा है, उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में 23 में आपदा आई, 2025 में आपदा आई, बहुत सारा हिमाचल प्रदेश को 2023 में 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ, 2025 में 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ। और गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया से जो हमें पैसा मिलना चाहिए था आपदा राहत में वो हमको नहीं मिला। 2023 की जो नुकसान हुआ है उसमें 2,000 करोड़ रुपए के आंकलन किया, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अभी हमें सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए मिला है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब हिमाचल प्रदेश में कुछ समय पहले आए आपदा के बरसातों के बाद 1,500 करोड़ रुपए की घोषणा की। वो आज तक हम इंतजार कर रहे हैं हिमाचल के लोग मोदी जी की हमको जो घोषणा है 1,500 करोड़ रुपए की, उसके वो भी नहीं मिला है। तो विस्तृत रूप से आज कैबिनेट में इस सारे विषय पर जो है चर्चा की गई है। सारी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में और पूरे मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में जो रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा और आम आदमी का जो विकास है, आम आदमी पे जो है उसको बोझ को नहीं पड़ने दिया जाएगा। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे एम्प्लॉयज़ हैं चाहे पेंशनर्स हैं। और जब 2022 में हमारी सरकार बनी, 10,000 करोड़ रुपए का जो सरकारी कर्मचारियों की देनदारी थी, जो पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जयराम जी देने में विफल रहे, जो हमारा 6 पे कमीशन के अवार्ड था जिसको कि 1 जनवरी 2016 से लागू करना था, मगर 71,000 करोड़ रुपए केंद्र से होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जो है ये देनदारी नहीं चुकाई इन्होंने। 75,000 करोड़ रुपए का लोन लिया इन्होंने। जयराम जी भी गलत कहते हैं कि मैंने सिर्फ 18,000 करोड़ का लोन लिया। पूर्व में 2017 में जब सरकार बनी उस वक्त हिमाचल प्रदेश पे 48,000 करोड़ रुपए का लोन था, मगर जब भारतीय जनता पार्टी और जयराम जी की सरकार ने 2022 में छोड़ा तो हिमाचल प्रदेश पे लगभग 76,000 करोड़ रुपए का लोन था। इन्होंने 5 साल में 28,000 करोड़ रुपए लोन लिया और 10,000 करोड़ रुपए की जो देनदारी है वो हमारी कांग्रेस की सरकार पे इन्होंने छोड़ी है। इसमें हमने जो है हमारी सरकार ने जो हमारे 70 साल की उम्र से ज़्यादा पेंशनर्स हैं उनका जो डीए है, जो ड्यूज थे वो 100% क्लियर हो गए हैं। और जो हमारे क्लास 4 के एम्प्लॉयज़ हैं, क्लास 4 एम्प्लॉयज़ हैं, उनका जो एरियर्स है वो 70% जो है हमारी सरकार ने जो है वो क्लियर किया गया है। तो ये आज कैबिनेट ने विस्तृत रूप से इस विषय पे जो है चर्चा की है और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का फैसला जो है लिया गया है। हम कैबिनेट में आज कहा है कि भाई हिमाचल प्रदेश में विकास की गति नहीं रुकेगी, हिमाचल प्रदेश जो है विकास की राह में आगे बढ़ता रहेगा। इसके अलावा जो कैबिनेट के जो हमारे एजेंडा थे वो एजेंडाज हमारे इस प्रकार थे। हाई कोर्ट में हमारे 8 जो है सफाई कर्मचारियों की पोस्ट हाई कोर्ट में आउटसोर्स पोस्ट पे जो है खेलने की सरकार ने अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा जो हमारी जो
फीमेल होमगार्ड में कांस्टेबल्स हैं, जवान लगती है, उनको मैटरनिटी लीव का प्रोविजन नहीं था। कैबिनेट ने आज उनको 26 वीक्स का जो मैटरनिटी लीव देने का आज कैबिनेट ने उसको फैसला किया है। इसी तरह से हमारे ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज नूरपुर, बद्दी और ऊना में खोलने का फैसला किया गया है। हर लैब में 12-12 पोस्टें क्रिएट की जाएंगी। इन टोटल 36 पोस्ट जो है इन ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में सरकार द्वारा खोली गई है। इसके अलावा हमारे जो राजस्व विभाग में आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ है, इसमें 3 पोस्टें जो है JOIT की खोलने का फैसला लिया गया है। इसी तरह से हमारे जो इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना है, जिसमें हमारी जो विडोज हैं उनकी लड़कियों को जो प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे मेडिकल है, चाहे नर्सेज है, उनको पहले हिमाचल प्रदेश में प्रोफेशनल कोर्सेज का सारा उनकी जो असिस्टेंस है, उनका जो फीस थी वो हिमाचल सरकार देती थी। मगर स्टेट से बाहर अगर वो प्रोफेशनल कोर्स करते थे तो उसका प्रावधान नहीं किया गया है। आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि हमारी जो विडोज हैं इस स्कीम के अंतर्गत इंडिया में कहीं भी वो प्रोफेशनल कोर्स करेंगी तो उसका जो फैसला, उसके जो पूरी फीस है वो हिमाचल प्रदेश की जो सरकार देगी। इसी तरह से हमारे दिव्यांग व्यक्ति जो है उनके जिनकी डिसेबिलिटी 70% से अधिक है, उनके विवाह होने पे पहले 50,000 रुपये का प्रावधान था, उसको आज कैबिनेट ने बढ़ा करके 2 लाख रुपए प्रावधान करने का आज फैसला लिया गया है। इसी तरह से हमारे जो ज़िला सिरमौर में हमारे PWD के डिविजन्स है, क्योंकि डिलिमिटेशन 2011 में हुआ, उसके बाद जो है डिविजन्स की बाउंड्रीज जो है एक दूसरे की कॉन्स्टिट्यूंसीज में थी, चाहे वो शिलाई है, पोंटा है, नाहन है, रेनका है। तो अब डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में सिरमौर सर्कल में जो है वो हमारे PWD डिविजन्स जो है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है वो होंगे। आज कैबिनेट ने उसका जो फैसला लिया गया है। इसी तरह से हमारे जुब्बल नौर कोटखाई में वेटनरी हॉस्पिटल खोलने का भी जो है, वेटनरी हॉस्पिटल को सब अपग्रेड करके सब डिविजनल पशु चिकित्सालय खोलने का फैसला कैबिनेट ने लिया है। आज कैबिनेट ने 30 पोस्टें जो है रेडियोग्राफर की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में खोलने का फैसला भी लिया गया है। इसी तरह से एक हमारा प्रोजेक्ट है, जायका के थ्रू प्रोजेक्ट है, प्रपोज किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, जिसमें लगभग कोई 1,617 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारी जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनकी जो मशीनरीज है वो आउटडेटेड एंड ऑब्सोलीट है। जैसे हमारे IGMC है, वहाँ पे हमारी जो CT स्कैन है वो 20 साल पुरानी मशीन है, अल्ट्रासाउंड या और मशीन्स हैं, आउटडेटेड है। इन सारी की सारी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में जो मशीनरी है, हमारी लेटेस्ट मशीनरी का प्रावधान हो, इसलिए एक प्रोजेक्ट है जिसमें 1,617 करोड़ का है, उसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। प्रोजेक्ट जैसे मंजूर होगा तुरंत जो है हिमाचल प्रदेश में मेडिकल इक्विपमेंट को जो है अपडेट और लेटेस्ट इक्विपमेंट को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। इसी तरह से कैबिनेट ने आज 40 पोस्टें जो है फार्मेसी ऑफिसर्स, जिनको कि फार्मासिस्ट कहते थे पहले, अब उनका नाम चेंज करके फार्मेसी ऑफिसर्स किया है, वो 40 पोस्टें जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में सैंक्शन की है। इसी तरह से हमारी 150 पोस्ट जो है वो आज जॉब ट्रेनिंग की 150 पोस्टें कैबिनेट ने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में स्वीकृत की है। एक पोस्ट हमारे CHC पट्टा मलो में जो है ज़िला सोलन में है, कैबिनेट ने सैंक्शन की है। 190 पोस्ट हमारी जो है जूनियर इंजीनियर की क्रिएट की गई है, और इनकी रिक्रूटमेंट जो होगी वो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के माध्यम से होगी, जिसमें IPH और PWD की पोस्ट होंगी। इसी तरह से 3 पोस्टें जो है सब डिविजनल सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आज कैबिनेट ने सैंक्शन करने का फैसला किया गया है।
हमारी 5 पोस्टें जो है वो जॉब ट्रेनिंग के आधार पे सैनिक कल्याण विभाग में सैंक्शन आज कैबिनेट ने की है। आज कैबिनेट ने जो गवर्नर एड्रेस है, क्योंकि जो गवर्नर एड्रेस है हमारा बजट सेशन है वो 16 फरवरी से होगा और पहले दिन जो गवर्नर एड्रेस होगा, तो गवर्नर एड्रेस को भी आज कैबिनेट ने जो है अपनी स्वीकृति जो है प्रदान की हुई है। आज एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि हमारे जो शराब के ठेके हैं, एक्साइज पॉलिसी को भी आज कैबिनेट ने अपनी अनुमति प्रदान की है और कैबिनेट ने फैसला लिया है कि शराब की जो ऑक्शन है वो ई ऑक्शन के माध्यम से जो है की जाएगी और ये पहली बार जो है ई ऑक्शन के माध्यम से शराब के ठेकों की बोली बोली जाएगी। अमूमन क्या होता था कि पहले डिप्टी कमिश्नर्स को ऑथराइज किया जाता था और वहाँ पे ठेकेदार आकर के बोली करते थे और बहुत सारे लोग पूलिंग भी कर लेते थे। इसी वजह से जो शराब के ठेके हैं वो उसमें उतनी वृद्धि नहीं आती थी। अब ई ऑक्शन के माध्यम से हमारे शराब के ठेकों को जो है वो ऑक्शन किया जाएगा। इसी तरह से हमारे जो टोल्स हैं, जो टोल्स हमने हमारे बॉर्डर एरियाज पे लगे हैं उनके बारे में भी आज कैबिनेट ने अपनी अनुमति प्रदान की है और बेस वैल्यू जो है उसकी 180 करोड़ रुपीस जो रखी है। इसके अलावा एक पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर मैथ्स की डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में जो है वो सैंक्शन की गई है। एक आज कैबिनेट ने जो है हमारी जो न्यूट्रिशन पॉलिसी है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन पॉलिसी फॉर वुमेन्स, इसमें भी आज कैबिनेट ने अपनी अनुमति प्रदान दी है। इसमें पहले हमारे को जो है वो अब इसमें न्यूट्रिशन पॉलिसी में एग को भी ऐड कर दिया गया है, दूध को भी ऐड कर दिया गया, फ्रूट्स को भी ऐड कर दिया गया है ताकि जो बच्चों को जो है और न्यूट्रिशन और प्रोटीन जो है वो मिले। इसके अलावा मुख्यमंत्री शहरी कारोबारी कल्याण रूल्स जो है उसको भी आज कैबिनेट ने अनुमति प्रदान की है। इसी तरह से हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उसकी पॉलिसी को भी आज, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट दी थी, स्ट्रीट वेंडर्स की जो पॉलिसी है उसको भी कैबिनेट ने आज अनुमति प्रदान की है, जिसमें अलग अलग जो वेंडर्स को कहाँ खोलेंगे, वेंडर्स की जो उनकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी कितनी होगी, कितने साल के लिए होगी, विस्तृत रूप से डिटेल में जो है वो कैबिनेट ने फैसला लिया है, जिसके बारे में मैं ज़्यादा लंबा में जाना नहीं चाहूँगा। इसी तरह से आज एक महत्वपूर्ण फैसला हमारी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जो है, क्योंकि बरसात आती थी तो हमारी रोड्स बहुत ज़्यादा डैमेज होती थी और एक पीडब्ल्यूडी द्वारा आंकलन किया गया है कि ये रोड्स हमारी क्यों डैमेज होती है, मेटलिंग टारिंग है, रूट्स है, डंगे है। इसका एक कारण था कि हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। इसीलिए आज पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने प्रेजेंटेशन दी है जिसमें कि उन्होंने एक रोड ड्रेनेज पॉलिसी फॉर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन हिमाचल प्रदेश बनाई है, जिसमें कि रोड्स में जो ड्रेनेजेस है वो कैसे बनेगी, उनकी कैसे शेप होगी, किस तरह से निकासी होगी, एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन जो है कैबिनेट ने आज दी है ताकि रोड्स को डैमेज जो है वो कम हो। और एक और फैसला आज कैबिनेट ने किया है कि हमारे यहाँ जो रोड्स में पैच वर्क करते थे, जैसे सड़कों में गड्ढे मेटलिंग टारिंग कर देते थे, उसके बाद गड्ढे पड़ते थे, तो एक उसके लिए कोई एक स्टैंडर्ड एसओपी नहीं था। वो कभी कोई मिट्टी से भर देता था, कोई कैसे भरता था। तो आज पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने भी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर फॉर पैच एंड पॉट होल रिपेयर ऑफ बिटुमेन रोड्स फॉर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसका भी एक प्रेजेंटेशन दिया है ताकि जो पैच वर्क हो उनकी लाइफ लॉन्ग हो, लंबी हो और क्वालिटी वर्क जो किया जाए वो भी आज कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। आज कैबिनेट ने जो है कैबिनेट ने 10 पोस्टें जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की भी जो है हेल्थ सेफ्टी डिपार्टमेंट, हेल्थ सेफ्टी एंड रेगुलेशन डिपार्टमेंट में जो है सैंक्शन की है।
आज कैबिनेट ने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ न्यूमरोलॉजी के जो है ब्लड ट्रांसमिशन एट मेडिकल कॉलेज मंडी, हमीरपुर एंड चंबा भी सैंक्शन डिपार्टमेंट को किया है। नाहन मेडिकल कॉलेज में इससे पहले जो है ये वाला डिपार्टमेंट जो है वो क्रिएट कर दिया गया है। इसके अलावा जो हमारे स्पोर्ट्स हॉस्टल है लूणू डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, उसमें 80 बेड्स के बजाय उसमें इंक्रीज करके उसको 100 बेड्स कर दिया गया है। इसी तरह से हमारे आज कैबिनेट ने एक डिजिटल ग्लोबल स्किल्स एंड डिजिटल यूनिवर्सिटी को खोलने की LOI देने की अनुमति प्रदान की है। ये चंबा तहसील सियूता डिस्ट्रिक्ट चंबा में खोला जाएगा। ये सब थी। बाकी एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी आज बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसके बारे में हमारे शिक्षा मंत्री जी आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। बाकी विषयों में जहां हमारे माननीय मंत्री हर्षवर्धन जी ने सारे जो आज मुद्दे कैबिनेट में रखे थे उसके बारे में सारी जानकारी आपसे साझा की। इसी तरह से शिक्षा विभाग से संबंधित भी कुछ हमारे जो महत्वपूर्ण विषय थे उसमें से 2 का मैं उल्लेख आपके सामने करूंगा। उसमें जहां CBSE स्कूल जो लगभग वर्तमान में लगभग कोई 140 के आसपास हो चुके हैं, जो हमने CBSE से एफिलिएट कर दिए। प्रथम चरण में जहां हमने इंग्लिश और मैथ्स टीचर की रिक्रूटमेंट की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दी थी, चयन आयोग को वो प्रस्ताव चले गया है। इसी तरह से लगभग कोई 600 अन्य पद जिसमें हमारे फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स हो गए, जिसमें हमारे म्यूजिक टीचर्स हो गए, 600 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति भी हमारे इन CBSE स्कूल्स के लिए आज की कैबिनेट में हमें मिली है। इसी तरह से जहां वर्तमान में हमारे शिक्षा विभाग के अधीन लगभग कोई 9 हमारे स्पोर्ट्स हॉस्टल है, आज उसकी संख्या में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि स्पोर्ट्स भी बहुत ही मैं समझता हूं महत्वपूर्ण योगदान देती है अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज के साथ, जिसमें हमारा शिलाई गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिलाई में हमारा कबड्डी का बॉयज का स्पोर्ट्स हॉस्टल आज स्वीकृत हुआ है। इसी तरह से हमारे चौपाल यहाँ पर भी काफी हमारे स्पोर्ट्समैन पहले निकले हैं, यहाँ पर भी हमारा वॉलीबॉल बॉयज का हमारा स्पोर्ट्स हॉस्टल स्वीकृत हुआ है। और इसी तरह से हैंडबॉल, जहाँ पीछे भी अभी कुछ रोज पहले भी जो हमारी राष्ट्रीय प्रतियोगिता हैंडबॉल की हुई थी अंडर 19 की, वहां पर घुमारवी में हमारा स्पोर्ट्स हॉस्टल शिक्षा विभाग के अधीन हमारा वहां के लिए स्वीकृत हुआ। तो एक तरह से 3 हमारे नए स्पोर्ट्स हॉस्टल हमारे स्वीकृत हुए हैं, जहां पहले 9 थे, अब ये 12 होंगे। इसी तरह से जो हमारा जुब्बल का स्पोर्ट्स हॉस्टल है, वहां पर जहां पहले 3 गेमें थी, उसके अलावा भी बॉक्सिंग की हमारी 15 सीटें गर्ल्स के लिए वहां के लिए स्वीकृत हुई है। तो ये प्रमुख रूप से हमारे शिक्षा विभाग से संबंधित 135 पहले थे, 134 पहले थे, 140 मैंने बोल दिए हैं, ये इंक्रीज हो गया है और ये मैंने आपको सूचना देनी थी। रिसोर्स मोबिलाइजेशन और खर्चे कम करने की कुछ चर्चा करने नहीं, देखो मैंने अभी कहा है कि जिस तरह से भ्रांति फैलाई जा रही है हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा, विस्तृत रूप से हर पहलू पे गंभीरता से जो है वो चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि रिसोर्स, हर मिनिस्टर को कहा है कि अपने डिपार्टमेंट में आप कहाँ कहाँ किस तरह से रिसोर्सेज को कैसे जनरेट करोगे। एक विस्तृत रूप से उन्होंने कहा है कि मुझे कैबिनेट को प्रेजेंटेशन दी जाए, हम रिसोर्सेज कैसे मोबिलाइज करेंगे। दूसरा जो ऐसा खर्चा है जिसको कम किया जा सकता है, उसके बारे में भी आज कैबिनेट में चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, जिससे पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है, कोई ऐसा चीज जिसपे नहीं, तो उसके बारे में भी मिनिस्टर्स को कहा गया है अपने डिपार्टमेंट में एक प्रेजेंटेशन दे। तो विस्तृत रूप से बहुत बारीकी से हम इस पे विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं
और मैं फिर आपको कहना चाहूँगा कैबिनेट की तरफ से और मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि हिमाचल प्रदेश के विकास को रोका नहीं जाएगा। कोई सी स्कीम हमारी, कोई भी स्कीम हमारी होगी, सहारा योजना है, हमारी हिमकेयर योजना है, MIS से जो MIS के माध्यम से हमारे सेब है, आम है, सिट्रस फ्रूट है, इसको सरकार लेती थी, इसको नहीं रोका जाएगा। ये सारी की सारी स्कीमें जो है कंटिन्यू जो है वो करती रहेंगी। नहीं, देखो बजट सेशन पे तो नोटिफिकेशन गवर्नर द्वारा कर दी गई है। बजट सेशन हमारा 16, 17 और 18 को होगा। फर्स्ट डे हमारे उस पर गवर्नर एड्रेस होगा। उसके बाद अभी क्या एजेंडा होगा उसके बारे में चर्चा नहीं हुई है, तो जो भी एजेंडा होगा। बदलाव क्यों? पहले 3 दिन सत्र चलेगा, फिर 1.5-2 हफ्ते की छुट्टी आएगी, फिर सुचारू रूप से। देखो ऐसा है कि ये सरकार जो है व्यवस्था परिवर्तन कर रही है। केंद्र में भी तो जो हमारा केंद्र का बजट होता है, राष्ट्रपति का एड्रेस अलग होता है और उसके बाद ब्रेक होता है, उसके बाद फिर बजट पे चर्चा होती है। तो अभी जो हमारा पार्लियामेंट है वो शायद 14 के बाद रिसेस के लिए जा रहा है। तो वो जो प्रथा केंद्र में पार्लियामेंट में है, उस प्रथा को हमने यहाँ हिमाचल प्रदेश में आरंभ किया हुआ है। उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन कर दी, इस दफा संडे के दिन भी कर दिया उन्होंने। हाँ, देखो बजट तो मार्च में पेश हुआ ना। अब बजट तो मार्च में पेश होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है अभी पाइपलाइन में है, रिसोर्सेज कहाँ से कैसे आएंगे बहुत से। तो और बजट तो वैसे भी मार्च में हमेशा होता था, चाहे कोई सी भी सरकार रही है? तारीख तो आगे आ जाएगी ना, उसमें तय कर लेंगे, तो तारीख तय कर लेंगे। हर्षवर्धन जी, एक तरफ सरकार कह रही है कि हम आर्थिक संकट में हैं, आपके फाइनेंस सेक्रेटरी पूरी प्रेजेंटेशन देते हैं, उस प्रेजेंटेशन के क्या मायने हैं? 2 दिन बाद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है, तो क्या 2 दिन में आर्थिक स्थिति? देखो एक बात बताओ मैं, आप देखो एक चीज, देखो आप मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को भी कि पहली बार है हिमाचल प्रदेश के किसी सरकार और मुख्यमंत्री ने जनता को प्रदेश की आर्थिक स्थिति से जानकारी दी है, लाइव दी है। आज तक किस लोगों ने, आज पूरे पुरानी जो सरकारें रही है या मुख्यमंत्री रहे, कैबिनेट, उन्होंने हाइड की ये चीजें। आज स्थिति ये आ चुकी है क्योंकि RDG बंद होने की वजह से आज प्रदेश जो है आर्थिक संकट के दौर से गुजरा है। अगर मुख्यमंत्री ने और इस सरकार ने और कैबिनेट ने ये हिम्मत की है कि हिमाचल प्रदेश की जनता और पूरा देश ये जाने कि आर्थिक रूप से हिमाचल प्रदेश कहाँ खड़ा है, तो उसमें क्या गलती है? अगर फाइनेंस सेक्रेटरी ने जो प्रेजेंटेशन दी है, इट इज फॉर द कैबिनेट टू डिसाइड, इट इज फॉर द चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट टू डिसाइड अपॉन दिस फैक्ट्स। वो तो उन्होंने एक आपको कहा है कि ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन जो एक्सपेंडिचर के बारे में उन्होंने कहा है ना, सैलरी है, पेंशन है, स्कीम्स है, सब्सिडीज है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हम 1200 करोड़ दे रहे हैं, HRTC को 700 करोड़ दे रहे हैं। वो एक विस्तृत रूप से सरकार के जो खर्चे हैं, हम कहां क्या खर्च करें उसके बारे में कहा है। ये तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में फैसला तो कैबिनेट ने लेना है, अफसरों ने थोड़ी लेना है। वो तो इट वाज जस्ट ए प्रेजेंटेशन, और उस प्रेजेंटेशन को आप ऐसे मत दिखाएं, ऐसी पिक्चर मत पेंट करें कि वो हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ है। आज जैसे आज कैबिनेट ने क्या फैसला किया, मैंने भी जैसे कहा भी आपको, OPS कंटिन्यू करेगा, नंबर 1। हमारी जो सब्सिडीज, हमारी स्कीम्स हैं, सहारा योजना, हिमकेयर, आयुष्मान भारत, MIS, ये सारी की सारी कंटिन्यू करेंगी। हम जो एम्प्लॉइज को जो DA दे रहे हैं, देंगे, वो एज इट इज वी विल कंटिन्यू, कुछ भी खत्म नहीं होगा। जी, सवाल इसलिए है, सच किसका माना जाए? आपका फाइनेंस सेक्रेटरी क्लियरली कह दिया यार एक बात सुनो, देखो एक बात सुनो, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, फाइनेंस सेक्रेटरी इज अंडर द गवर्नमेंट, फाइनेंस सेक्रेटरी इज अंडर द चीफ मिनिस्टर, ही इज अंडर द फाइनेंस मिनिस्टर। कोई भी डिसीजन लेना हो उसका फैसला सरकार और कैबिनेट ने करो। फैसला हुआ कहां भी? वो इट वाज जस्ट ए प्रेजेंटेशन को आप हुई हुई चीज मत समझो। ये मैं आप मीडिया के माध्यम से आप लोगों को भी कहना चाहूंगा कि ऐसी प्रेजेंटेशन मत करो। इट वाज जस्ट ए प्रेजेंटेशन। वो एक प्रयास था हिमाचल प्रदेश की जनता को बताने का कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति कैसी है, किस तरह से इस स्टेट को कंगाल किया गया है, किस तरह से इस सरकार, पिछली सरकारों ने रेवड़ियां बांटी है। अब आप मुझे बताओ, 2022 में जयराम जी जब इनकी सरकार जारी थी, 2000 इंस्टीट्यूशंस खोल दिए। आप 4.5 साल तो आप काम नहीं करते,
लास्ट के 6 महीने में आप इंस्टीट्यूशन धड़ाधड़ खोल रहे हो। अगर वो इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू करते तो हिमाचल प्रदेश पे एडिशनल 5,000 करोड़ रुपए का एक लायबिलिटी होनी थी। हमको ठीक है कि लोगों की जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं, इच्छाएं हैं, उनको पूरा करना एक चुनी हुई सरकार का फर्ज बनता है और प्रेशर होता है उसका। मगर हमको आज हिमाचल प्रदेश की स्थिति है कि कोई सी सरकार इस प्रकार की रेवड़ियां, खास करके अपने आखिरी टेन्योर में, आखिरी महीनों में इस प्रकार की रेवड़ियां नहीं बांट सकती है। तो ये सारे के सारू पहले, अब मुख्यमंत्री जी ने कल सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है। हमने मेरी तरफ से एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, मैंने जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हिमाचल प्रदेश में, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, बीएसपी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, उनको निमंत्रण दिया है और मैंने खुद चारों पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेसिडेंट से उनको रिक्वेस्ट की है कि आप आए। ये जो लड़ाई है, ये जो आरडीजी बंद होने की, कोई कांग्रेस पार्टी की लड़ाई थोड़ी है। ये आर्थिक लड़ाई, ये आर्थिक संकट है। ये हमारा कांग्रेस का संकट थोड़ी है। ये हिमाचल प्रदेश के 70,000 लोगों का संकट है। इस संकट से हिमाचल प्रदेश को कैसे बाहर निकाला जाए, ये केवल कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी थोड़ी बनती है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा ऑपोजिशन है। बहुत बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। क्या भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो सरकार को सलाह दे, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चले। चाहे हमको हिमाचल प्रदेश में क्या करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, प्राइम मिनिस्टर या सेंट्रल मिनिस्टर से हमको केंद्र सरकार से कैसे मिलना है, कैसे प्रोसीड करना है। तो ये मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आज सब पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर के इस संकट की घड़ी में मिलकर के हमको चलना है। इसमें हमको राजनीतिक लाभ थोड़ी होगा, और आरडीजी बंद हुई है। आरडीजी का क्या ऑल्टरनेट हो सकता है? उसको, आरडीजी के ऑल्टरनेट को निकालने के लिए हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे हो, हिमाचल प्रदेश के लोगों की जो इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं उसको कैसे पूरा किया जाए, ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। सर, आप अभी तो कह रहे हैं कि सारी चीजें चलेंगी, सैलरी मिलेगी। चलो, मैंने आपको मैंने विस्तृत रूप से आपको हर चीज के बारे में डिटेल में आपको बार बार बता दिया। ठीक है, थैंक यू जी।